एवरीवन, मैं सिम्मी सिंह आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनंदन बैनर्जी, वेस्ट बंगाल के एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक फिजिशियन, लेक्चरर एवं स्पीकर। डॉक्टर अभिनंदन चौथी पीढ़ी के होम्योपैथिक फिजिशियन हैं जिनके भीतर परंपरागत ज्ञान और आधुनिक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे स्वर्गीय डॉक्टर अनूप कुमार बनर्जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने स्वयं भी होम्योपैथी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अभिनंदन ने अपनी बीएचएमएस की डिग्री वेस्ट बंगाल से प्राप्त की तथा एमडी होम्योपैथी बिहार से कंप्लीट की। अपने शैक्षणिक जीवन में उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना एवं बीरभम विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में लेक्चरर के रूप में कार्य किया। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। विशेष रूप से जयपुर सेमिनार तथा पटना में आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर बी सहनी सेमिनार में इनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है। डॉक्टर अभिनंदन न केवल एक कुशल क्लिनिशियन हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक वक्ता और समर्पित शिक्षक भी हैं, जो होम्योपैथी के सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं। आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फ्रॉम ग्लोमेरुलर डैमेज टू कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मैनेजमेंट, अ केस बेस्ड डिस्कशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स रीनल कंडीशन है जिसमें मैसिव प्रोटीन्यूरिया, इडीमा, हाइपोएल्बुमिनीमिया और हाइपर लिपिडेमिया जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका मैनेजमेंट प्राइमरीली स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर निर्भर है, लेकिन होम्योपैथी में हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डिजीज को नहीं। और आज डॉक्टर अभिनंदन रियल केसेस के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक अप्रोच इस कंडीशन में कितनी इफेक्टिव हो सकती है। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर अभिनंदन बैनर्जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड वंस अगेन मैं सबसे पहले जो मेरे होस्ट है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर एम के साहनी सर को, जिसके बदौलत ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम जो हो रहा है, इतना बिग जो कार्यक्रम हो रहा है वो कंटिन्यूअस बेस पे चल रहा है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। एंड नेक्स्ट मैं सबसे पहले क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि मेरा तो ये जो डेट था, जो टॉपिक था, वो जिस दिन मेरा पहला दिन था उस दिन मेरा एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग था, तो उस दिन हम लोग बोल नहीं पाए। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सर को बहुत धन्यवाद कि सर ने मेरे डेट को शिफ्टेड किया है। तो जिस टॉपिक पे मैं आज कहना चाहता हूँ या जिस टॉपिक पे मैं आज बोलना चाहता हूँ वो टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऑलरेडी मैम ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ही दिया टॉपिक को। तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिनंदन बैनर्जी और आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज बेसिकली जो हम लोग जो बोलते हैं, इसका जो फॉर्मोस्ट जो पार्ट है वो है बेसिकली जिस पॉइंट में हम लोग बोलते हैं दैट इज बेसिकली द किडनी डैमेज। इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम दैट इज बेसिकली ड्यू टू द किडनी डैमेज। ये क्या होता है, ये किडनी डैमेज में क्यों क्यों होता है, ये बेसिकली इसका पार्ट है जिसमें प्रोटीन इन द यूरिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है, एल्बुमिन लेवल बहुत कम हो जाता है और हाई लिपिड जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्वेलिंग मतलब सिग्निफिकेंट स्वेलिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखने को मिलता है वो ये है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इट इज ए सिंड्रोम जो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोगों को प्रोटीन यूरिया रहता है, मतलब किडनी से प्रोटीन निकल जाता है और इसका अमाउंट रहता है 24 आवर्स में लगभग 3.5 ग्राम से ज्यादा 24 आवर्स में। एंड ऑल्सो क्या रहता है इसमें हम लोग जो देखते हैं दैट इज हाइपो एल्बुमिनीमिया। एंड उसके साथ साथ क्या होता है पेरिफेरल इडिमा एंड साथ में हाइपरलिपिडीमिया। तो इतना सारा जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इसको यूज करना या हम लोग इसको मतलब याद रख पाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो इन द इजी पार्ट अगर हम लोग कह दें इसको कि जो बेसिक ग्रॉस आ रहा है इस तरीके का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें क्या आ रहा है दैट इज एक्सेस प्रोटीन्यूरिया, hypoalbuminemia, edema, hyperlipidemia, and hypercoagulability. So that is the main core feature of the nephrotic syndrome अगर हम लोग इसको इन शॉर्ट या इन पार्ट में अगर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हम लोग को कॉमनली देखने के लिए मिलता है दैट इज बेसिकली क्या मिलता है हम लोगों को
कि ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से कैसे इस पॉइंट को सारे को हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग इजीली याद करना चाहे तो हाइपो एल्बुमिन इज फर्स्ट पॉइंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रेजेंटेशन में। इडिमा इज द सेकेंड पॉइंट। लिपिड एबनॉर्मलिटीज मतलब लिपिड जो गड़बड़ होता है ये थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट होता है प्रोटीन्यूरिया। तो इसके साथ तो अगर हम लोग हेल्प वर्ड को याद रखें कि जब हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पढ़ा रहे हैं, तो ये जो अगर जो पॉइंट है इसमें अगर हम लोग हेल्प पॉइंट को याद रखेंगे तो ये बहुत आसान रहता है हम लोगों को समझने में कि हाइपोएल्बुमिनिमिया, इडिमा, लिपिड एबनॉर्मलिटीज एंड द प्रोटीन्यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रॉब्लम होता कहाँ पे है, क्यों ये प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो पेशेंट जो हम लोग के पास आता है, सिम्टम जो पेशेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो तो बहुत बात की बात है या बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लोग इनिशियल पॉइंट पे देखते हैं कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता कहाँ पे है। तो बेसिकली इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द नेफ्रॉन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं पिक्चर में। और नेफ्रॉन में कहाँ पे होता है, बेसिकली दैट इज द एफरेंट आर्टेरियल। ये कहाँ पे जाता है, ग्लोमेरुलस में, एंड ये निकल के जाता है इफरेंट आर्टेरियल। और इसमें क्या रहता है, बाउमैन कैप्सूल जो रहता है बेसिकली। और बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज द ब्लड फिल्ट्रेशन में। मतलब मेनली जो प्रॉब्लम जो आता है दैट इज इन द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोमेरुलस। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है ग्लोमेरुलस से, देखिए ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलस में दो तीन चीजें ये जैसे होता है ना, हम लोग चाय की छकनी जैसे काम करता है वैसे इसको बेसिक फंक्शन है, जिसमें क्या रहता है कि वाटर एंड सॉल्यूट ये बहुत इजीली पास हो जाए, वाटर एंड सॉल्यूट। बट जो नहीं जाता है या जो नहीं जाना चाहिए दैट इज प्लाज्मा एंड द आरबीसी, दैट इज द मेन पार्ट। और कौन ये पार्ट को काम करता है, हम लोग और भी क्लोज तरीके से देखें, दैट इज एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एपिथेलियम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस इज। सो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर क्या रहता है, एक तो कवरिंग रहता है जिसमें देखिए तीन तरीके की चीज होता है, वन इज एंडोथेलियम, वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अनदर इज एपिथेलियम। इसका फंक्शंस क्या रहता है, इसका मेन फंक्शन वही रहता है जो मैंने पिछले स्लाइड पे मैंने जिक्र किया, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन एंड आरबीसी। प्लाज्मा प्रोटीन एंड आरबीसी ये दोनों चीजें कोई भी हालत में नहीं निकले, दैट इज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इसका कॉज क्या रहता है, दो तीन कॉज रहता है। वन इज मिनिमल चेंज डिजीज, वन इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, वन इज मेम्ब्रेनोग्लोमेरुलोपैथी, वन इज एमाइलोडोसिस एंड अदर कॉजेस। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम जो होता है, ये जो प्रॉब्लम जो जनरेट करता है, ये क्यों जनरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या होता है कि मेरा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मेरा किडनी से कोई भी कारण से निकल जा रहा है, जो डिजीज है उसके बारे में हम बाद में जिक्र कर रहे हैं। तो ये जब मेजर प्रोटीन जो ये क्या हो रहा है, मेरा किडनी से फेल हो रहा है, दैट्स व्हाई द एल्बुमिन इज पासिंग। तो जब मेरा एल्बुमिन बॉडी से निकल जाएगा या किडनी से निकल जाएगा, तब मेरा क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर बॉडी में डेवलप करेगा। ऑन्कोटिक प्रेशर, तो जब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली पेशेंट का प्रॉब्लम क्या आएगा, दैट इज पेरिफेरल इडिमा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, प्रोटीनूरिया में हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन निकल जाता है। तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन निकल जाता है तब उससे में क्या होता है, मेरा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जाहिर सी बात है वो बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है कि जब इतना ज्यादा किडनी में प्रोटीन निकल जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन जब किडनी से जब निकल जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रॉब्लम होता है, बॉडी में क्या होता है, बॉडी का लिपिड ग्रोथ होना, बिकॉज ये लिवर के ऊपर एक तो प्रेशर देता है, लिवर के ऊपर एक तो दबाव देता है। तो जिसमें पेशेंट को कॉमनली क्या पिक्चर लेके आता है, दैट इज हाइपर लिपिडीमिया। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आएगा, हाइपर लिपिडीमिया। उसको पहले नहीं था, बिकॉज किडनी से जो प्रोटीन चला जा रहा है, ये लॉस ऑफ प्रोटीन दैट कॉजेज एक्सेस प्रेशर इन द लिवर, जिसके चलते क्या हो रहा है, पेशेंट को प्रोटीन में लिपिड में बहुत ज्यादा प्रेशर है, अल्टीमेटली लिवर से क्या हो रहा है, हाइपर लिपिडीमिया हो रहा है। तो एज ए क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर हम लोग एज ए डॉक्टर में देखेंगे कि क्या क्या एक पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या क्या प्रॉब्लम विकास है, सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए पेरिफेरल इडिमा, one is periorbital edema, one is ascites, and next one is frothy urine. Very important point, frothy urine. It's a very important part of the nephrotic syndrome. So what is periorbital edema? Periorbital edema is a term that is swelling around the eye. हम लोग क्या पेशेंट में देखेंगे, that is very important point. You can see that there is a swelling around the eye. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ द पिटिंग इडिमा। अगर हम लोग देखेंगे तो पेरिऑर्बिटल इडिमा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसके का पेशेंट जो होता है जिसमें क्या रहता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो होता है ये बहुत ज्यादा हद तक ये निकल जाता है।
दैट इज द मेन पार्ट. सो नॉर्मली द प्रोटीन इज एब्सेंट इन द यूरिन. सम एक्सटेंट आ सकता है, सम एक्सटेंट तक ये परमिटेड हो सकता है. बट नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है प्रोटीन में, दैट इज एक्सेस. तो व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोटीन? इसको वन हम लोग बोलते हैं माइल्ड प्रोटीन, one is moderate proteinuria and one is severe proteinuria. So these are the factors is very important. So अगर हम लोग लैब टेस्ट देखेंगे, इसका नेफ्रोलॉजी देखेंगे, तो these are the cases. अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें यूरिन जो होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन निकल रहा है, LFT हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा रहेगा, एंड अल्टीमेटली रेनल बायोप्सी करने के बाद ये पता चलता है कि ये किस तरीके का मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है. अच्छा, ये क्यों होता है अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तीन पैटर्न होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. क्या कारण है, मतलब ये हम लोगों का क्या कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मिनिमल चेंज डिजीज. सेकेंड पॉइंट है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. एंड थर्ड पॉइंट है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. तो मिनिमल चेंजेस मतलब होता है, जैसे से दिखा रहा हूँ पिक्चर में तो में आसानी रहेगा. मिनिमल चेंजेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा चेंज रहता है, मतलब स्लाइटली चेंज, मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहता है उसमें स्लाइटली डिफेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन जो होता है ऑटोमेटिकली वो लीक्स आउट होता है. स्पेशली क्या होता है, जो पोडोसाइट जो एफएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जिससे ये प्रोटीन को निकालने का स्टॉपिंग करता है. मैं थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे तो देखने में समझ में आसान रहेगा पिक्चर में. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, कि जब ये मैं दिखाता हूँ इसको तो शायद समझने में आसान रहेगा. सो दिस इज द एफेसमेंट. अगर हम लोग देखेंगे, ओके ओके, दिस इज द एफेसमेंट. ये एफेसमेंट जो है, जो पैर है, ये टूट जाता है मिनिमल चेंजेस में, जिसके चलते क्या होता है प्रोटीन लीक हो जाता है. सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है, ये किस चीज का प्रॉब्लम है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का ये प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है मेजर प्रॉब्लम, जो प्लाज्मा प्रोटीन है एंड द आरबीसी है, जो कॉमनली नहीं निकलेगा. ये फिल्ट्रेशन करने के टाइम में क्या निकल सकता है, वाटर निकल सकता है, सॉल्यूट्स निकल सकता है, लेकिन प्रोटीन क्या होगा, वो हर हालत में वो प्रोटीन कोई भी हालत में मेरा नॉर्मली नहीं निकलेगा. सो हम फिर से जाते हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इससे कलेक्शन ऑफ द सिम्टम होता है. ये किस लिए होता है, किडनी डैमेज के चलते होता है. और जिस किडनी डैमेज में हम लोग कॉमनली क्या क्या सिम्टम पेशेंट में देखेंगे, दैट इज बेसिकली हाइपोएल्बुमिनिमिया, इडिमा, लिपिड एब्नॉर्मैलिटीज एंड प्रोटीन्यूरिया. तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, ये सारा जो सिम्टम जो पढ़ते हैं, ये हम लोग याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पेशेंट देखते हैं थोड़ा सा. मैं थोड़ा सा मिनिमल चेंजेस को बोल दूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा. ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल बैरियर है. देखिए ये किडनी से ग्लोमेरुलस पास हो रहा है. इन मिनिमल चेंजेस में आप देखिए, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है. जहाँ इसके लिए क्या हो रहा है, इसका प्रोटीन जो है वो ऑटोमेटिकली ये पास हो जा रहा है. दैट इज द मेन पॉइंट इन द मिनिमल चेंज डिजीज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर हम लोग देखेंगे, जिसमें ओके, शो द वीडियो. ओके, ये ये फिल्म का एंट्री किस लेवल पे हो रहा है. अब देखिए इसका पिक्चर छोटा छोटा है, इसका आईज देखिए बहुत अच्छी तरीके से, एंड इसका टोटल जो इडिमा जिस इसको हम बोलते हैं, लुक एट द पेरी ऑर्बिटल इडिमा, हाउ मच इज क्लियर कट द पेरी ऑर्बिटल इडिमा. हम लोग जो देख पाते हैं, देखिए कितना अच्छे से इसका पेरी ऑर्बिटल इडिमा हम लोग इसको देख सकते हैं क्लिनिकली, कि इसका पेरी ऑर्बिटल इडिमा है. अच्छा, इसका इडिमा क्या होगा, इसका जो इडिमा होगा ये होल पार्ट पे होगा. कैसे इसका इडिमा होल पार्ट पे, नाउ लुक एट दिस सीन, नाउ सी दिस. Look at the edema, look at the swelling, look at the whole abdomen is swelling is so much कि जिस टाइम नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम लोग क्या रखते हैं, हाई मच एसोसिएशन ऑफ द फ्लूइड इडिमा ऑल ओवर द बॉडी इन द पेरी ऑर्बिटल इडिमा, देयर इज एसाइटिस, क्लियर कट पिक्चर. सो दिस इज द केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहां पे हम लोग क्या मिलते हैं कि पेशेंट हैज गॉट क्लियर कट पिक्चर ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इट्स अ पार्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नाउ इन द पार्ट हम लोग फिर बोलते हैं, अगर इस पेशेंट को हम लोग लैब टेस्ट देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. सो फर्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्बुमिन देखिए प्लस प्लस प्लस. अगर आप लोग एल्बुमिन की रिपोर्ट देखेंगे, सो एल्बुमिन इज देखिए क्लियर कट करके प्लस प्लस प्लस, सो मच एल्बुमिन इज पासिंग थ्रू द यूरिन.
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हम लोग जब देखते हैं पेशेंट को, जब क्लिनिक करते हैं, albumin is passing, so much albumin is clinically report that albumin is passing so much. देयर इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको हम लोग क्या देखेंगे, अगर इतना ज्यादा एल्बुमिन पास हो जाएगा तो हम लोग थियोरेटिकली पढ़ा है कि पेशेंट का लिपिड लेवल जो होगा वो लिपिड लेवल बहुत ज्यादा पेशेंट का बढ़ेगा। देखिए इस पेशेंट का लिपिड में हम थोड़ा देखते हो, कोलेस्ट्रॉल देखिए 448, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है 200 के नीचे रहना, वहां पे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है, 448 रहता है। सो मच हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिए, पेशेंट का हीमोग्लोबिन है 13.4, सो दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। सो इट्स अ पार्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं तो देखिए उसका चेहरा देखिए, दैट इज अ पेरी ऑर्बिटल इडिमा इज सो मच क्लियर कट इन दैट केस। सो दिस इज द पार्ट। सो अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम को देखेंगे, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग इस तरीके का पेशेंट जब देख रहे हैं तो उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि पेशेंट का जो स्वेलिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिपेंड करता है कि हो रहा है। एक सेकेंड। अच्छा तो एक सेकेंड। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये पेशेंट जो होता है, ये बेसिकली हम लोग जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखते हैं तो बेसिकली क्या है, इसका जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट में जब डैमेज होता है तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, इसको एल्बुमिन निकल जाना फर्स्ट इनिशियल लेवल पे जब डैमेज होता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एल्बुमिन इनिशियली जब डैमेज होता है, इट्स कॉल्ड सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया, जब इनिशियल लेवल पे ये प्रोटीन जब निकलता है। नेक्स्ट पैटर्न में क्या होता है, इसका मतलब बेसमेंट में इतना डैमेज होता है, इसमें क्या होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन दोनों एकदम कंटिन्यूअसली ये डैमेज होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। एंड द थर्ड पार्ट में क्या होता है कि जब पेशेंट को इतना ज्यादा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इतना ज्यादा डैमेज रहता है, जिसमें क्या रहता है, मैसिव प्रोटीन्यूरिया। सो इन एनी कंडीशन द कंडीशन इज रिप्रेजेंट विद द प्रोटीन्यूरिया, फॉर दैट रीजन देयर इज पेरीऑर्बिटल इडिमा, जहाँ पे पेशेंट का एसाइटिस होगा, एंड ऑल्सो देयर इज अ हाइपर लिपिडीमिया, मतलब हाई लेवल ऑफ लिपिड हम लोग को देखने के लिए कॉमनली मिलता है। एक सेकंड, और एक तो वीडियो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके। सो मैं जो आज बोला था, जो कि एक तो क्लिनिकल केस के साथ मैं एक तो रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्लिनिकल केस मैं जिस पॉइंट में जिक्र कर रहा हूँ या डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा दिखा देता हूँ। आई थिंक इट शुड बी द पॉइंट। ओके। सो दीज आर द एलोपैथी ड्रग्स। एक पेशेंट आया था, तो जिसको दीज आर द कॉमनली एलोपैथी ड्रग्स, कॉमनली वो लोग पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन करते रहते हैं कॉमन पैटर्न में। और ये बंगाल का एक तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ पे दिखाया था, और जिसमें देखिए रैट नेगेटिव है, एंड ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंड देयर इज अ पेरी ऑर्बिटल इडिमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। So there is WBC count is 11.2, no problem. Okay. नहीं है ये, यूरिया क्रिएटिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल। See, this is a cheap complaint. It's a case of the first episode of the nephrotic syndrome. It's a diagnosed case. Already you see the child was admitted with the bilateral swelling, sound, eyes are present, and it's a hospital cause. You can see the everything part is clear cut on its written. इसको क्या डिटेन किया जा सकता है, वीडियो को थोड़ा सा रोटेट कर सकते तो अच्छा होता। हम्म, मैं थोड़ा सा आता हूँ इसको आगे चल के। ओके। सी, the most important part in the urine, see the albumin report. So albumin is plus plus plus, that is the main point of the nephrotic syndrome कि albumin जो हो रहा है वो albumin क्या हो रहा है, इसका प्लस प्लस निकल रहा है, मतलब इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ पे हम लोग पहले ही बताए थे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्बुमिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग इसको आगे चलते थोड़ा सा, द हीमोग्लोबिन इज 10.1, नो प्रॉब्लम।
These are the other tests. सीरम एल्बुमिन 1.5 ग्राम, इट्स नो प्रॉब्लम. सीरम यूरिया ठीक है. मैं आता हूँ इसका लिपिड कोलेस्ट्रॉल से. यस, दिस इज सीरम सोडियम. ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ. एक सेकेंड. कैन आई गॉट द कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट? एक सेकेंड. ये सोडियम पोटेशियम बड़े नॉर्मल है. क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है. यूरिया क्रिएटिनिन देखिए, यूरिया 10.4 ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है. मैं कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट को अगर मिल जाए हमको, थोड़ा देखते हैं. यूरिया इज इम्पोर्टेंट थिंग. सोडियम, its antibiotics are given. These are the antibiotics are commonly given. So the main problem is the albumin path. अब ये पेशेंट जब मेरे पास मेरे क्लिनिक में आया, तो जब ये पेशेंट जब आया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पेशेंट को जब ये मेरे पास जब आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो ब्लड बैग से हम लोग क्या देख रहे हैं? दैट इज एल्बुमिन इज 1.6. तो एल्बुमिन बहुत ज्यादा ये पास हो रहा है कॉमनली. एंड द ब्लड बैग केमिस्ट्री में क्या देख रहे हैं हम लोग? दैट बेसिकली 16 टेस्ट में किया था इसका. दैट इज द टोटल प्रोटीन इज पासिंग. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. अगर हम लोग पेशेंट को देखेंगे जब क्लिनिक में जब आया था, so this is the commonly the patient is representing. and इसमें क्या होता है पेशेंट को प्रॉब्लम? इसमें क्या आ रहा है? दैट इज द ह्यूज सोइलिंग ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम द फर्स्ट फेज. तो अब ये पेशेंट जब क्लिनिकली आया हम लोग पास, देखिए देयर इज इडिमा. यहाँ पे इडिमा हो रहा है, होल नेफ्रोटिक सिंड्रोम सोइलिंग आ रहा है. एंड उसके अपर पार्ट देयर इज अ ह्यूज एब्डोमेन एसाइटिस, जिसको हम लोग कॉमनली एकदम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिल रहा है. तो जब ये पेशेंट हम लोग के पास आया, तो हम लोगों ने इसका पूरा हिस्ट्री लिया. जिस हिस्ट्री में अगर हम लोग इस केस को हम लोग पूरा रिपोर्टाइज किए, और रिपोर्टाइज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा. मैं टोटल केस टेकिंग लेने के बाद जब मैंने इस पेशेंट को पहले देखा, तो इसमें क्या था? पेशेंट का जनरल फूड एंडिंग्स, ये पेशेंट को हम लोग क्या मिला? दैट इज सावर फूड डिजायर. मतलब ये पेशेंट जो था, इसको खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन था. स्टोमक थर्स्टलेस था. बिकॉज इन होम्योपैथी व्हाट वी कॉमनली डू, दैट वी ट्रीट द पेशेंट एज ए होल. दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. सो मैंने पेशेंट का टोटल केस टेकिंग करने के बाद जो जो मेन पॉइंट हमको जो मिला, कि ये क्योंकि ये पेशेंट का जो वर्सन था वो बंगाली में था. सो दैट इज बेसिकली इन द फूड एंड ड्रिंक देयर इज अ सावर फूड डिजायर. दैट इज द मेन पार्ट. खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन था. स्टोमक थर्स्टलेस था, बहुत ज्यादा इसको प्यास कभी भी नहीं लग रहा था. एंड देयर इज मिल्क एग्रावेशन, ब्रेड एग्रावेशन, एंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सो वेन एवर यू टेक द केस and see the drugs that is commonly in the neph, that is Apis, Apocyndum, Ordenia, cortisone, and Marxol. So these are the kidney drugs in case of the nephrotic syndrome. So they are the 5 drugs that commonly covers the nephrotic syndrome. If we see now, what is the thing that is commonly prescribed the patient? That is the Epismale 30. That is commonly the medicine I prescribe. Why? What is the reason of the Epismale 30 prescription? See that there is a totality. And see, there is a drug which is commonly seen, that there is a 5 drug which commonly cover the nephrotic syndrome, and in the part that's commonly the APs. If you see the look the APs, that these are the points. That sourful desire, that is thirstless also. That is also the character of the main characteristic of the breed, and it's also cover the nephrotic syndrome. So in the initial part, when I start the topic, or when I start the point of the case, so I started the prescription with the Epismale 30. So in the prescription, I can show you the prescription also. So these are the 5 drugs. Only cover the 5 drugs in the nephrotic syndrome in the homeopathy. ঠিক আছে, আমাকে একটা হোমিওপ্যাথি, তোমরা তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাটা কেন ওই একই পর্যায়ে ডাক্তার বলল চিকিৎসাটা ওষুধ ছুটে দিয়ে চলে গেল ওই পর্যন্ত. আচ্ছা, তোমরা okay. So this is the part, it's a very important part. So that's why whenever this patient is coming with the problem of the nephrotic syndrome, so there is a part that हमने इस पेशेंट को टोटलिटी लिया, एंड इस पेशेंट को लेने के बाद ये पेशेंट एक्चुअली जो घर वाले वो बंगाली में बोल रहे हैं, तो समझ में तो आएगा नहीं. तो जाहिर सी बात है, इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
इसको एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत दिन से हो रहा था बट कोई ऐसे रिकवर नहीं हो रहा था, तो पेशेंट को लगा कि चलो होम्योपैथी ट्राई करके देखते हैं, जैसे कॉमनली होता है स्टोरी में। तो पेशेंट ने जब आया, मैंने इसको टोटली करने की कोशिश किया, जैसे प्लेन केस हम लोग करते हैं, उसका डिजायर कैसे है, उसका एवर्शन कैसा है। तो जब लेने के बाद तो हमको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आया एपीस, एंड आफ्टर गिविंग द एपीस द पेशेंट इज स्लाइटली, उसका एसआईटीज जो है ये भी स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, एंड पेशेंट इज अंडर स्टिल मई ऑन ट्रीटमेंट। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिनिमल चेंज इज जो बेसिकली अगर होता है पेशेंट को, अगर हम लोग पेशेंट को, क्योंकि ये ऑलरेडी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे कॉमनली हम लोग डायग्नोस जो करते हैं दैट इज बेसिकली रिनल बायोप्सी। तो अगर पेशेंट का इनिशियल फेज पे होता है तो बहुत हद तक हम लोग होम्योपैथी दवा से हम लोग बहुत हद तक इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द ट्रीटमेंट, व्हाट आई से दैट ये जो केस है, ये जो एनालिसिस है, ये डिपेंड करता है ये ट्रीटमेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है हाउ मेनी केसेस वी आर सीन, कितना ज्यादा केसेस देख रहे हैं, कितना ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो द पेशेंट इज स्टिल अंडर माई ट्रीटमेंट, एंड ये अभी 2-3 सप्ताह हुआ है। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, कि दैट एक क्लिनिकली एक तो पेशेंट कैसे आएगा, उसको कैसे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिटेक्ट करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स उसमें रहेगा, पेशेंट का बेसिक कैसा कैरेक्टर रहेगा जिसमें हम लोग पता चले कि ये केस इट्स अ केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंड हाउ वी प्रोसीड द केस, हम लोग कैसे उस केस को प्रोसीड कर सकते हैं विद होम्योपैथी ट्रीटमेंट। आई थिंक मेरा पार्ट इतना ही था बोलने का। तो अगर किसी को कोई सवाल होगा या कुछ होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, या एंकर मैम को बोलेंगे या होस्ट मैडम को बोलेंगे कि बोल सकते हैं कुछ। किसी के कुछ डाउट्स हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या हाँ फिर हाँ आप हाँ, चैट बॉक्स में बिल्कुल भी टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल। कुछ और बोलना चाहते हैं। किसी को कुछ बोलना होगा तो वो लोग बोल सकते हैं हमको, मतलब मैं पहले। सर आप म्यूट हैं। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर, आ रही। हाँ, बोल रहे हैं कि मैंने तो, मेरा तो टॉपिक तो मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर किसी को कोई सवाल हो या कोई सुनना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, क्योंकि ये आधा घंटा मैंने जानबूझ के रखा, क्योंकि क्वेरी डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही थी, आई थिंक फिफ्थ वो स्लाइड तो पे ही वो तो रहेगी। वो तो इनिशियल लेवल पे था जब मैंने स्टार्ट किया था शायद। मैं इसको क्लोज कर फिफ्थ देता हूँ। स्लाइड पर ही है मैं आ मूव रही हूँ, चालू मैं आ कर रही सकते। हूँ, मैं आ रही हूँ, हाँ। एक बार आप सर एक शॉर्ट समरी दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है और अभी कोई डाउट नहीं है। तो एक ओके, बार शॉर्ट में विद बिल्कुल द बिल्कुल स्लाइड्स, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल स्लाइड्स बिल्कुल। रुक गई थी। अभी अभी स्लाइड दिख पा हाँ, रहे हैं आपको? अभी मैं से, हाँ हाँ, अब मूव कर रही हैं स्लाइड्स। मूव करिए, ओके। सो टॉपिक जो बेसिकली था मेरा, दैट इज बेसिकली टॉपिक था, दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस पार्ट का डिजीज है? दैट इज बेसिकली द डिजीज ऑफ द किडनी डैमेज। ओके। तो किडनी डैमेज मतलब, किडनी तो एक वास्ट टॉपिक है, किडनी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत पार्ट है इस किडनी में। तो बेसिकली जो ये नेफ्रोटिक डैमेज में होता है या किडनी जो डैमेज में होता है, इसमें होता क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? बेसिकली प्रोटीन लॉस, एल्बुमिन लेवल लो हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन लॉस में एल्बुमिन निकल जा रहा है, हाई ब्लड लिपिड एंड सिग्निफिकेंट स्वेलिंग। सो ये जो बेसिकली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अगर हम लोग डेफिनेशन बताते हैं कि ये है क्या, दैट इज अ मैसिव प्रोटीनूरिया। 24 ग्राम में 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन, हाइपोएल्बुमिनिमिया, पेरिफेरल इडिमा होता है, एंड लिपिड ज्यादा रहता है। ओके। सो इन द पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम लोग क्या, मतलब कैसे याद रखेंगे कि किस तरीके का पेशेंट आएगा, तो उसका कॉमनली कैसा सिम्टम हम लोग याद रखेंगे? तो ये याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्प, HELP, कॉमनली याद करने के लिए। बिकॉज बहुत सारे टाइम में मेडिसिन में क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा टॉपिक तो हम लोग को पढ़ना रहता है, इन द क्लिनिक में ऑल्सो फ्यूचर में पढ़ना रहता है, लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इन द पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसमें क्या रहता है, हम लोगों को ये याद कैसे इजीली याद रखा जाए, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एवरीथिंग। सो हम लोग इसको इजीली, मैं एक तरीका ढूंढा जिसको बोलते हैं हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? हाइपोएल्बुमिनिमिया, इडिमा, लिपिड एब्नॉर्मलिटीज एंड द प्रोटीनूरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें होता क्या है, मतलब कहाँ से इस पॉइंट में ये प्रॉब्लम आता है?
दैट इज बेसिकली द पार्ट, दैट इज इसका प्रॉब्लम जो होता है दैट इज बेसिकली इन द ग्लोमेरुलस। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, किडनी का जो ये प्रॉब्लम होता है कहाँ पे होता है, दैट इज बेसिकली इन द ग्लोमेरुलस में ये प्रॉब्लम होता है। क्या होता है ग्लोमेरुलस, बनता कैसे है, एफरेंट आर्टेरियोल्स जो किडनी में घुसता है, जो जाके टफ टफ कैपिलरीज जो बनाता है, और ये निकलता कैसे है, ये इफरेंट आर्टेरियल होके निकलता है। सो दैट इज द बेसिकली द मेन पार्ट। सो इसमें होता क्या है, इसमें किडनी में जो चीजें जो जरूरत नहीं है वो बेसिकली पास हो जाता है, जैसे वाटर सल्यूट्स ये सब पास होता है। और जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जैसे आरबीसी हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, वो बेसिकली पासिस हर वक्त में नहीं होता है। सो दैट इज बेसिकली द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। सो अगर ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, अगर जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, अगर ये कोई कारण से अगर फेलियर हो जाए, अगर कोई कारण से ये डैमेज हो जाए, देन ऑल प्रॉब्लम कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है बेसिकली इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में तीन तरीके का लेयर रहता है, आइदर एंडोथेलियम, सेकेंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज एपिथेलियम। तो ये बैरियर अगर डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को हम लोगों को किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दैट इज इडिमा दिखता है पेशेंट को, लिपिड एबनॉर्मलिटीज दिखता है। तो अगर ये पेशेंट जो आता है, जिस तरीके का ये जो पेशेंट जो आता है, तो ये पेशेंट कैसे दिखेगा कॉमनली, तो मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था, उस क्लिनिक पे लाइव केसेस में दिखा रहा हूँ। एक पेशेंट जो क्लिनिक में आया था उसमें आप देखिए मेरा रिकॉर्डेड केसेस है, उसमें क्या देख रहे थे, ह्यूज स्वेलिंग, इट्स अ डायग्नोस केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप उसका पैर देखिए, लुक एट द इडिमा, दोनों पैर में इडिमा है, swelling है, and there is scrotal swelling, and also you can see there is the ascites, see the abdomen, there is the ascites, and also the periorbital edema is the clear cut option। तो ये पेशेंट जब आया तो मैं इस पेशेंट को मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो देखिए, it's a clear cut case of first episode of the nephrotic syndrome। ये डायग्नोस्ड ऑलरेडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ पे, और जहाँ पे यहाँ पे कहीं पे ट्रीटमेंट ये कंटिन्यूसली ले रहा था लेकिन उसमें इतना रिकवरी नहीं हो पा रहा था। तो तब जाके इसके घर वाले को लगा कि इसको थोड़ा होम्योपैथी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये पेशेंट अभी भी मेरा ट्रीटमेंट में है। तो ऑन द फर्स्ट थिंग जब ये पेशेंट आया तो मैंने इसका हिस्ट्री लिया। तो हिस्ट्री एक्चुअली बंगाली लैंग्वेज पे है, तो मैं इसका जस्ट हमारी रिपोर्टरी से बताता हूँ। तो मैंने इसको हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट हमको मिला और कैसे मैंने दवा दिया। तो पेशेंट का मैंने जब सिम्टम्स में ले रहा था तो उसमें मैंने देखा पेशेंट इज सावर फूड डिजायर, स्टोमक थर्स्टलेस था, इसका मिल्क से एग्रेवेशन था, ब्रेड एग्रेवेशन था, एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने लिया सर, किडनी। आपकी हाँ, आपकी स्क्रीन स्टक का सर नजर नहीं आ रहा। अभी अभी स्क्रीन दिख पा रहा है क्या? नो सर, ओके, अभी अभी स्क्रीन नहीं दिख हेल्प पा, नहीं आ रहा। यस। अभी 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 दिख रहा है स्क्रीन? नो। ओके 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 ओके, वन सेकेंड। अच्छा, अभी जो मैंने फोटो खींचा ये आ रहा है, दिख रहा है? नो। ओके, वन सर सेकेंड। सिर्फ प्रेजेंटेशन ही दिख पा रही है, आपने अलाउ किया होगा ओनली प्रेजेंटेशन शेयरिंग के लिए। ओके ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है ना? अब दिख पा रहा है क्या कुछ भी? हाँ जी सर, अब दिख रहा अब दिख पा रहा है ना? है। हाँ। ओके, सो इसका मतलब पेशेंट भी तुम लोगों को दिखा नहीं है। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द पार्ट, ये केस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। इफ द केस इज ऑलरेडी डायग्नोस, यू कैन सी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नेफ्रोटिक सर सिंड्रोम। हाँ प्लीज एक बार वो अटका हुआ रोटेट। है, हम सिर्फ फाइल देख पा रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप हाँ ओपन हाँ, करने। मैंने मैंने इसके जानबूझ के इसको रोका ही हूँ। मैं अच्छा, जानबूझ के ओके। इसको रोका ही हूँ, मैं कैन शो दैट द लाइन यू कैन रीड। तो आप ओके पढ़ सकते हैं दूसरे। तो दिस फाइनल डायग्नोसिस द इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ। ये जो केस है ये ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो चुका है। इट्स अ केस ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एंड पेशेंट का चीफ कॉम्प्लेंट क्या है, बायलेटरल स्वेलिंग अराउंड द आईज, पफिनेस ऑफ फेस फॉलोड बाय स्वेलिंग ऑफ द बॉडी फॉर लास्ट 3 days। एंड पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस क्या है, चाइल्ड वॉज एडमिटेड विद बायलेटरल स्वेलिंग ऑफ द आईज and with a history of hematuria rash, no history of hematuria rash and the joint pain. So it's a case of the nephrotic syndrome. So in that case जब ये पेशेंट आया तो मैं इस पेशेंट को दिखाता हूँ कॉमनली। आप दिख पा रहा है पेशेंट लाइव? आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं सर, अभी मतलब हम फाइल पे ही हैं। अभी लोकल फाइल डिस्क पे? जी ही ओके दिख रहा है अभी। ओके, रुक एक सेकंड। जब तक ये पेशेंट नहीं देखेंगे लाइव तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा।
एक सेकंड। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है शायद। हम्म आप दिख पा रहे हैं कुछ? हाँ सर, अब ओके, दिख रहा सो दिस इज द पेशेंट। अच्छे तरह से देखिए कि इसका एब्डोमेन देखिए। आपको एसआईटी दिख रहा है क्लियर कट कि ये पेशेंट का हल्का एब्डोमेन जो माइल्ड। नीचे जाइए स्क्रूटम में ह्यूज स्क्रूटल स्वेलिंग। आपको शायद स्कूटर स्वेलिंग दिख रहा होगा। गो टू द लेग एंड फाइनली जब आप नीचे देख रहे हैं देखिए देयर इज स्लाइट इडिमा। सो दिस इज द केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम का लाइफ यू कैन सी दैट इज द केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड विथ देयर इज एन इडिमा। सो जब ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया तो मैंने इसका केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने के बाद मैंने जो इसको देखा आई थिंक अब वो रेपर्टरी शीट मेरा दिख रहा है। हाँ सर। ओके, तो ये पेशेंट जब आया तो इसमें क्या देखा मैंने, जैसे नॉर्मली केस्टिंग करना रहता है हम लोग सिंपली होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग ने केस्टिंग किया। जिससे पेशेंट को क्या लगा कि इससे डिजायर सो मच डिजायर फॉर शावर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको मिला। सेकेंड, द थर्स्टलेसनेस। इतना फ्लूइड निकलने के बाद भी, इतना एसाइटिस निकलने के बाद भी, इतना ड्रेनेज ऑफ यूरिनेशन होने के बाद भी पेशेंट को देयर इज थर्स्टलेस इज द अनदर कैरेक्टर। And third important character, milk aggravation, brain aggravation, and also there is kidney nephrotic syndrome। जो जनरली अगर किडनी में हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें कि होम्योपैथी मिट्रिया मेडिका में कौन कौन सी दवा है जो बेसिकली कॉमनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कवर करता है, क्योंकि ये पेशेंट इनिशियल फेज पे मेरे पास आया और इसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो कौन कौन सा मेडिसिन है होम्योपैथी में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कवर करता है कॉमनली। तो अगर हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जाते हैं यहाँ से और देखते हैं तो अच्छी तरह देखिए। सो दीज आर द ड्रग एपिस, एपोसाइनम, ऑरेनिया, कॉर्टिसोन एंड मॉक्सोल। सो दीज आर द ड्रग्स, 5 ड्रग पूरा किडनी में है। मतलब अगर हम लोग रेपर्टरी देखेंगे तो रेपर्टरी में दीज आर द ड्रग्स, दीज आर कॉमनली कवरिंग द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो ये पांचों में हमको ऐसा कोई ड्रग चाहिए जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कवर करे। नहीं भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थर्स्टलेस कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। And also there is a character that is sour desire. So apis smell, you think that apis is basically one of the most important thing in case of the mostly thirstlessness we can learn from the Matriya Medica. So अगर हम लोग देखेंगे इस पेशेंट में, तो जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन किए थे इस पेशेंट को अभी, तो हम लोग किया प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट basically the APs. So whenever we can prescribe the APs, so on that part we can see that the patient is slightly improving। अभी भी ये केस अंडर द ट्रीटमेंट है, तो इसलिए मैं इसको फुल नहीं बोल सकता, लेकिन अभी ये पेशेंट कंटिन्यूअस में है, तो हो सकता है आने वाले टाइम इसको तो और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये पेशेंट अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो हम इसको आगे कह सकते हैं। तो यही मेरा पहला पेशेंट था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जहाँ पे मैंने केस बेस्ड टोटलिटी करके मैं वो पेशेंट भी देखा और मैंने उसको कोशिश भी किया आज के टॉपिक पे रिप्रेजेंट करने का। मैं होस्ट मैडम को थोड़ा सा देना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर फॉर रिपीटिंग अगेन। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो भी इशू आए। अब और किसी को अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास हैं 13 मिनट के राउंड, या कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है तो। कोई क्वेश्चन होगा तो किसी का वो बोल सकता है, या किसी को कोई पूछना होगा तो वो पूछ सकता है। ऑलमोस्ट बहुत लोग तो सुन रहा है, मैं अभी देख पा रही हूँ। किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकता है, कोई क्वेरी होगा तो। मैम ये दिख पा रहे थे आप लोग, जो हम दिखा रहे की कोशिश कर रहे थे वो क्लियर कट आ रहा था? हाँ, वो केस सर दिखा इस बार। दिखा, ओके। ओके फाइन ठीक है फाइन। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। सर, जब पेशेंट्स आते हैं तो वो जनरली ओके, स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो अगर क्लासिकल जो मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, तो इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट करना और केस मैनेज करना, ये मतलब कितना चैलेंजिंग है, और स्टेरॉइड डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं अगर
कर रहे हैं? अ, इस तरीके का केस में पेशेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके का पेशेंट जो इस तरीके के केस में है जिसमें स्टेरॉयड डिपेंडेंसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता है। इनिशियली हम्म। फर्स्ट फेज पे जब ये पेशेंट इनिशियली जब कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो स्टेरॉयड के ऊपर पेशेंट रहता है। बट इन होम्योपैथी क्या होता है कॉमनली, जब ये पेशेंट जो आता है, ये पेशेंट कॉमनली होम्योपैथी में जब ये कॉमनली आता है तो ये लोग बीच रास्ते से आता है। बीच रास्ते से आता है मतलब क्या है, मतलब ये लोग कभी भी डायरेक्टली होम्योपैथी में शुरुआत में नहीं आता, ये पहले जाते हैं हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे ये लोग टैबलेट एंड इंजेक्शन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ये लोग बीच आधा अधूरे रास्ते पे छोड़ के आते हैं। तो जब आधा अधूरे रास्ते पे पेशेंट ये छोड़ के जब आता है तो ऑटोमेटिकली उसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन इनिशियल फेज में जो मैं जो करता हूँ दैट इज कि मैं उसको रोकता नहीं हूँ, मैं उसको कंटिन्यूअसली रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, उसके साथ साथ होम्योपैथी दवा को दीजिए, हम लोग धीरे धीरे इसको विड्रॉल करेंगे। इफ वी सी द मोर इम्प्रूवमेंट देन वी कैन गो टू रिड्यूस द ड्रग्स। और वो जो ड्रग रिड्यूस होगा वो टोटली हॉस्पिटल करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बट हाउ वी सी द बेटर फीचर, गो टू द फॉलो अप, वहाँ पे देखिए क्या होता है क्या बोलते हैं और उसको धीरे धीरे रिड्यूस करिए। दैट इज द मेन थिंग ऑफ द चैलेंज। बच्चों ओके। के केस में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होता है बट एडल्ट के केस में थोड़ा सा टफ है इंप्रूवमेंट दिखाना इन होम्योपैथी। ओके। सर एक क्वेश्चन मेरा और है केस से अलग। आप ओके। सर फोर्थ जनरेशन होम्योपैथ हैं, तो आपके घर में होम्योपैथी को लेकर जो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बचपन से ही मिला होगा, हाँ हाँ। तो उस चीज ने आपके रेमेडी सिलेक्शन अप्रोच को कैसे शेप किया? और आपके फादर का कोई स्पेसिफिक टीचिंग या कोई केस जो आपकी प्रैक्टिस को अभी भी गाइड करता है, तो अगर आपके पास ऐसी कुछ ये तो बहुत ही इसमें तो एक घंटा क्या पूरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको कहने, बट बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फोर्थ जनरेशन होम्योपैथी एक बहुत बड़ा चीज होता है अपने आप में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ देयर आर लॉट्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग फॉर जजमेंट। क्या होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिकली, मैं आज ही जब क्लिनिक से आ रहा था मैं सोच रहा था कि द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो हम लोगों के फ्यूचर में नहीं, हम लोग के पास्ट में नहीं थे, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो प्रैक्टिस करते थे, तो काफी मन लगा कि ये बात सुनना, बिकॉज इट्स जो लोग सुन रहे हैं हाई सोसाइटी के, ये लोग सब नए हैं इन द फास्ट ऑफ द होम्योपैथी। तो जो चैलेंजिंग टास्क है आज के जमाने में, ये होम्योपैथी प्रैक्टिस जो है, ये होम्योपैथी प्रैक्टिस सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है। सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है मतलब मेरा ये कहना है कि ये बिहार में एक तरीके का सिनेरियो है, यूपी में एक तरीके का सिनेरियो है, बंगाल में एक तरीके का सिनेरियो है, साउथ में एक तरीके का सिनेरियो है। हर जगह होम्योपैथी प्रैक्टिस सेम पैटर्न में नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एक पैटर्न का प्रैक्टिस होता है, गांव में एक तरीके का प्रैक्टिस होता है, दूर में एक तरीके का प्रैक्टिस होता है। तो डिपेंड ऑन, मतलब ये कहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट खास है कि आज के जमाने में जो बेसिक पैटर्न है, मतलब ये जो प्रैक्टिस बोली या जो भी बोली है, उसमें क्या होता है कि पहले के जमाने में होम्योपैथी में इतना ज्यादा जॉब का ऑप्शन नहीं था। इतना ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप लेक्चरर की बात कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप क्या कहेंगे, आप सीएचओ की बात कर लीजिए, आप आरबीएस की बात कर लीजिए, हर एक की बात कर लीजिए, जहाँ पे उतना ज्यादा जॉब का ऑप्शन पहले के जमाने में नहीं था। तो जो बीएचएमएस पास किया, जो पहले के जमाने में जो डीएमएस, मेरा पापा तो कैलकाटा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो बहुत ही एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है, जिसमें उसका स्टूडेंट था। तो वो लोग मैंने देखा जिंदगी भर बस वन थिंग दैट इज दे आर डिटरमाइनिंग, दैट इज प्रैक्टिस। पेशेंट आए उसको ठीक करना है, उसको फोकस करना है। कहीं कहीं पे जो आपने बोला कि आप लोगों का कुछ खास एक्सपीरियंस कुछ है, तो जैसे बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्रग जो आता है वो अगर कहीं पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं कहीं बहुत छोटा छोटा ड्रग है, मतलब पूरे बेटे मेडिकल में आप देखेंगे बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रग है, जो स्मॉल स्मॉल ड्रग बहुत सारा टाइम में यूज होता है। बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रग है पूरा मटेरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग तो है ही है, लेकिन बहुत छोटा छोटा बोरी के मटेरियल में देखिएगा बहुत छोटा 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 ड्रग है, जो बहुत टाइम बहुत हम लोग को प्रैक्टिस में काम, जैसे एक्टिया स्पाइक का टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा ड्रग है, लेकिन बहुत सारा टाइम में ये हम लोग को यूज में मतलब आता है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑल टाइम होता है। लेकिन द मेन थिंग फॉर दिस जनरेशन व्हाट आई फील, देखिए आप कोई भी सर्विस में जब चले जाते हैं
तो अब आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। पता नहीं सही है या गलत है, मेरा कंसेप्ट, मैं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिस करने का मन नहीं लगेगा। प्रैक्टिस, ये डिटर्मिनेशन को बहुत ज्यादा, वो डिटरमाइन रहना, एक कुर्सी पे पूरा दिन बैठे रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज आपने पता नहीं आपको, आपका फैमिली का टेंशन है, आपका हर एक चीज का टेंशन है, लेकिन आपको उस कुर्सी पे बैठे रहना, आपको एक जगह पे बैठे रहना, आपको कभी टाइम अच्छा जाए, कभी पेशेंट आए, कभी पेशेंट नहीं आए, पैरल तो पेशेंट आता भी नहीं, तो कर रहे हैं बहुत डॉक्टर्स इसको अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बहुत जूनियर इसमें फेल भी हो जाते हैं। सो द इनिशियल फेज में डटे रहना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि पहले का जो जमाना था, जो पहले का जो पार्ट था, जिसमें जॉब्स उतना ज्यादा नहीं था, अभी लोग जॉब्स करेंगे तो इतना ज्यादा इसका दौड़ भाग जो होते चले जा रहा है, एंड ये भी नेसेसरी है, मैं जॉब्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट प्रैक्टिस इज ए डिफरेंट वर्ल्ड। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उस स्पेसिफिक टाइम में यंग जनरेशन को भी बैठा ना, एक जगह पे बैठे रहना, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। तो दिस इज माई ऑल एक्सपीरियंस। तो जो लोग इसको कर रहे हैं, they are super, दोनों को मैनेज कर रहे हैं, वो भी टफ है, क्योंकि जॉब को भी कर रहे हैं, पार्ट है। एंड वेन एवर गॉट यू गवर्नमेंट सैलरी, आप जब फिक्स्ड हो जाते हैं एक जगह पे, तो यू नो दैट कि हमको ये सैलरी, हम कुछ करें या नहीं करें, हमको तो मिल ही जाएगा। सो ऑन दैट पार्ट आपको मेंटेलिटी को ठीक रखना, ये भी एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, विच आई फील। सो पुराना जमाना, इसके पहले उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो लोग जानते थे हमको प्रैक्टिस सिर्फ करना है, तो वो लोग प्रैक्टिस किया। अब हम लोगों का जमाना है जहाँ पे होम्योपैथी में इतना सारा जॉब आ रहा है, इतना तो कहेंगे नहीं, बट क्या है कि पहले जितना आता था उस हिसाब से अभी ज्यादा आ रहा है, दैट इज माई सेंटेंस। तो उस हिसाब से दैट इज द मेन चैलेंजिंग पॉइंट फॉर द यंग जनरेशन, कि वो करे तो करे क्या, जॉब करे, प्रैक्टिस करे, दैट इज द मेन कंफ्यूजन। सो विच आई फील, यही है जवाब मेरा। जी सर, मतलब मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज में। तो मेरा भी यही क्वेश्चन, अभी हमारे सब एज ग्रुप में जो भी बच्चे इनिशियली होम्योपैथी ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, या कई बार फाइनल ईयर तक भी, 100 बच्चे अगर पास आउट कर रहे हैं एक बैच से, तो कितने ही लोग प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाते हैं? अगर मतलब जैसे पीछे जनरेशन में कोई है होम्योपैथ तो वो तो फिर इजी है, बट फर्स्ट जनरेशन में क्लिनिक ओपन करना इज अ वेरी, मतलब बहुत हिम्मत का काम है, और सब कोई कर भी नहीं रहा है। और जो लोग कर भी ट्रू, रहे हैं तो वो ट्रू। इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, शायद टाइम नहीं दे पा रहे नहीं, या पहला पेशेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, करना ही नहीं चाहते हैं। हम्म। जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ना, दो तीन चार आपके पास जब ऑप्शंस रहेंगे, तब आप उस, अब मान लीजिए आपने सारा रास्ता खो दिया है, तब आप उसी चीज पे डटे रहेंगे कि हमको ये करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। एक दिन में तो कोई प्रैक्टिशनर नहीं बनेगा, एक दिन में कोई प्रैक्टिशनर नहीं बनेगा, आपको उसमें लगे रहना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर लर्निंग एंड एवरीथिंग। आप बोलेंगे हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल रहा है, फॉर दैट रीजन जब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे क्या होता है, आपको एक सैलरी भी फिक्स मिल जा रहा है। सो आप सोचेंगे ही नहीं पेशेंट को लेकर के, नहीं सोच सकते, क्योंकि हाँ आपको वो लग तो रहा है है, बट वो भी सर जैसे, बहुत कम है। मतलब जितने बच्चे, अगर 100 बच्चे पास आउट कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स उतनी कहाँ है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एंड जनरली फिर लोग होम्योपैथी छोड़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पास कर रहे हैं वो होम्योपैथी को कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर वो प्रैक्टिस हो, कहीं पे भी ट्रू, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं ट्रू। फिर। इसका दो तीन चीजें हैं। पहला पॉइंट है कि आज के जमाने में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द मार्क्स बेसिस। हम्म। मार्क्स, मतलब राइट फ्रॉम द डे वन दे आर टारगेटिंग मार्क्स, उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, उसको जॉब नहीं करना है। ये होल सिनेरियो चेंज हो रहा है, मतलब ड्रामेटिक चेंज हो रहा है आपको पूरा सोसाइटी में। तो एक्चुअली मैं आपको ये इतना भी कह सकता हूँ, जो पहले जो लोग स्टूडेंट लोग बीच में पास करके जो निकलते थे, अब वो लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। सो द रियल प्रैक्टिशनर होम्योपैथी का, ये ड्रॉप हो रहा है नंबर, प्रैक्टिस करना चाहता है। 100, 100 को जॉब नहीं मिल रहा है यही है, लेकिन इसमें 100 प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहता है। वो कहीं आधार मोड पे जा रहा है, हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा है, एलोपैथी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहा है, एलआईसी कर रहा है, दूसरे टॉपिक पे चला जा रहा है, हम्म। वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। तो अगर आपको डॉक्टरी में आना ही नहीं था, आपको जब पेशेंट देखना ही नहीं था, आपको जब ट्रीटमेंट करना ही नहीं था, आपको आना ही नहीं चाहिए था। आप और भी कोई लाइन चूज कर सकते थे। हैनीमैन ने क्या होम्योपैथी को इसलिए बनाया था, ये टोटल सिस्टम को इसलिए बनाया था कि मतलब आपको जॉब दे दे। तो द थिंग्स इज वेरी चैलेंजिंग, मैंने बोला ना, ये चीजें बहुत चैलेंजिंग हैं। जो गांव में प्रैक्टिस करता है, सोचिए एक बहुत सारा प्रैक्टिशनर है जो गांव में, छोटे छोटे गांव में, वेस्ट बंगाल में या हर एक जगह प्रैक्टिस करता है, वो लोग कोई पहचानता भी नहीं है।
करते कि कठिन से वो लोग तो अभी तो धीरे चेंज हो रहा है, बट इट्स अ वेरी नाउ का डेज जॉब रहना भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हमको जो लगता है। कुछ नहीं रहता है तो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करता है, लेकिन दोनों को बैलेंस करना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमको लगता है कि जब भी आप एक गवर्नमेंट सैलरी पे अंदर आ जाओगे, जब भी आप एक फिक्स सैलरी के अंदर आ जाओगे, यू डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क बहुत कम हो जाएगा। सब तो नहीं, बट ओवरऑल परसेंट हमको ये लगता है कि ऐसा होता है, बट हम गलत भी हो सकते हैं। ये मेरा एक तो अनुमान है, बहुत सारे लोग डेडिकेटेडली करते हैं, तो ये मेरा एक अनुमान है मतलब। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं सच में, दे आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। जो लोग सच में प्रैक्टिस करके अपने फैमिली को ग्रो कर रहे थे, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड आई सैल्यूट, आई डेडिकेटेड, मतलब मेरा ये सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग होम्योपैथी को प्रैक्टिकली गाँव गाँव में, इंडिया के ऑल ओवर जो सर्विस दे रहे हैं। पब्लिक में होम्योपैथी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पब्लिक होम्योपैथी खाना चाहते हैं, बट क्वालिटी होम्योपैथी डॉक्टर का डिक्रीज हो रहा है। ये तो मेरा कहना है। और किसी को कोई सवाल या क्वेश्चन? नहीं, हेलो। थैंक यू सर, हमारा टाइम भी खत्म हेलो। हो गया है। थैंक यू सो। हेलो। सुरुचि, कम से कम सुरुचि देखा करो कि हैंड जब है तब जो है। हेलो बनर्जी जी, बहुत अच्छा आपने हाँ, जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर दिए और बहुत थैंक यू बढ़िया सर। लगा। बहुत बढ़िया लगा, लेकिन वीडियो आपका जो है नहीं है ओपन। हाँ तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपका कहना सही है कि प्रैक्टिस करना और सर्विस करना दोनों में अंतर है। तो प्रैक्टिस जो करता है बड़ा उसका अवेलेबल रहता है। हम तो आज तक प्रैक्टिस किए, सर्विस नहीं किए। मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर। आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू। हाँ 35 साल से प्रैक्टिस किए और बहुत प्रचार भी किए, होम्योपैथी को बहुत अथी किए हैं, आगे ले गए, गांव गांव में प्रचार किए, बाहर एरिया फिर एरिया में प्रचार किए हैं। तो मेन होम्योपैथिक तो उसी से आया ही है, समझे ना? तो बहुत अच्छा आपका जो है। लेकिन किडनी डैमेज जो होता है तो एक्सेसिव ऑफ ड्रग्स के कारण और हमारा लाइफ स्टाइल भी गड़बड़िया, डायबिटीज है, यदि हेरिडिटरी है, इस तरह का भी जेनेटिक आता है ना? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा। श्रुति नेहरू मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़ती है। जी सर। अच्छा, वहाँ डॉक्टर वंदना अभी गई है हाले। जी डॉक्टर जी। वंदना हमारे बहुत अति है, बेटी का सहेली है। हेलो। सुपौल का ही है। हेलो। तो ठीक है, ठीक है। हेलो। थैंक यू सर। हेलो हेलो। सर, इट्स टाइम फॉर इंग्लिश सेशन। अच्छा हाँ, हेलो, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक। थैंक यू सो मच चलिए डॉक्टर घर। अभिनंदन। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू थैंक यू मैम। टू ऑल द IFPH members, and now I pass on this session to English team.